युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 120। बारिश तेज होने के कारण नैना की स्कूटी स्लिप हो गई और वह दोनों बहनें बुरी तरह गिर चुकी थीं। ऊपर से बारिश और उनकी गाड़ी स्लिप होना, नैना का पैर स्कूटी के नीचे दब गया। ऐसा नहीं था कि उसी को ज़्यादा चोट लगा, बल्कि दोनों बहनों को चोट लगा। पर नैना का पैर अभी भी स्कूटी के नीचे दबा हुआ था और पायल जल्दी से उठी और स्कूटी को उठाई और अपनी सपोर्ट देकर खड़ा की। दोनों बहनें उठकर खड़ी हुई, पर नैना के पैर स्लिप होने की वजह से उसकी स्किन स्क्रैच हो गया था और पायल के हाथों में भी गिरने की वजह से जहाँ तहाँ स्क्रैच आ गया। चोट तो दोनों को लगा था, ऊपर से बारिश का पानी जैसे उनके पैर पर गिर रहा था, लगे हुए चोट पर और भी दर्द होने लगा। नैना का राइट साइड वाले पैर ज़्यादा चोट लगा था, क्योंकि वहीं पर स्कूटी के नीचे दब गया था। नैना को चलने में दिक्कत आ रहा था। अब वह खुद को इतना कोसने लगी कि वह क्यों आई आज, और आई तो भी उसे पायल की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब तो उसे टाइम भी नहीं पता कि क्या टाइम हो रहा है। ऊपर से उनका मोबाइल गाड़ी के अंदर था। नैना को आज अपने ऊपर रोना आ रहा था, पर बेचारी के आंसू भी बारिश में नहीं दिखेंगे। तब तक ठंड के वजह से थर-थर काँपने लगी। नैना ने बड़ी हिम्मत करके अपनी गाड़ी पकड़ कर यूं ही साइकिल की तरह चलाते हुए एक शॉप के पास लेकर आई और गाड़ी का डिग्गी खोलकर उसमें से प्लास्टिक का बैग निकाल एक शॉप के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां बारिश का पानी से दोनों बच गए। और जल्दी से उस प्लास्टिक बैग में से उसने अपना मोबाइल निकाल चेक की, क्योंकि उसे डर था कि अब बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और घर वाली परेशान होते रहेंगे। वह नहीं चाहती थी कि बात बहुत ज़्यादा बढ़े, इसलिए वह कॉल करके बताना चाहती थी कि वह बारिश की वजह से फंस गई है। उसने अपने हाथ में मोबाइल ले देखी तो उसके मोबाइल स्क्रीन में अनगिनत मिस कॉल थे, जो देख वह खुद परेशान हो गई। उसके मामा मामी नारायण जी और तो और रेहान के भी सबसे ज़्यादा मिस कॉल थे, क्योंकि वह जब से घर आया था तब वह कंटिन्यू उसे कॉल किए जा रहा था। अब तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबसे पहले किसे कॉल करे, घर वाले को कॉल करे या रेहान को कॉल करे। रेहान के अगर इतने मिस कॉल आए हुए हैं तो ज़रूर उसे पता चल गया होगा कि वह इस वक्त अपने मामा के घर नहीं है। नैना को परेशान होता देख पायल उसे बोली, नैना दी, क्या हुआ, किसके कॉल आए जो आप इतना परेशान हो रही हैं। नैना इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसे पायल से बात करने का मन नहीं था, और तो वह तुरंत अपना दिमाग चलाने लगी। वह फिर रेहान को कॉल करके बोली। नैना हिम्मत करके रेहान को कॉल लगाई और इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी कि जल्दी से कॉल भी नहीं लग रहा, और जब उसे रिंग सुनाई दिया तो उसकी धड़कनें तेज़ी से धक धक करने लगा। वहीं रेहान अभी भी कार में बैठा हर जगह चेक कर रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया, क्योंकि स्क्रीन पर नैना नाम शो हो रहा था। रेहान ने जैसे मोबाइल कान पर लगाया हेलो बोला कि कॉल के दूसरी तरफ से नैना बोली, रेहान सर, मैं मार्केट में बारिश की वजह से। नैना अटक अटक के बोल रही थी, जो कि रेहान ने तेज़ आवाज़ में बोला, तुम इस वक्त कहाँ हो, मुझे करेक्ट एड्रेस बताओ, मैं आ रहा हूँ। रेहान की आवाज़ ब्रेक होकर आ रहा था, जो कि नैना बोले जा रही थी, क्या कह रहे हैं आप, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, फिर से कहिए। ये बोलते वक्त नैना इधर से उधर घुमा रही थी ताकि आज क्लियर हो जाए। आज क्लियर नहीं
हो रहा तो वही रेहान एक ही शब्द बार बार दोहराते जा रहा था कि एक प्रॉपर एड्रेस बताए ताकि वह उसे लेने के लिए पहुंच जाएगा कि वह इस वक्त कहाँ पर रुकी है। रेहान का आवाज़ ब्रेक होते होते भी क्लियर आया कि वह एड्रेस पूछ रहा है। नैना तुरंत आसपास देखी। वह जिस शॉप के पास खड़ी थी उसका नाम ममता फैब्रिकेशन जो था। देखकर नैना जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ममता फैब्रिकेशन शॉप के पास खड़ी हूँ। नैना के मुंह से इतना तो रेहान ने सुन लिया था कि ममता फैब्रिकेशन। रेहान ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वापस कॉल लगाया पर वापस उसका कॉल नहीं लग रहा। इधर नैना ने भी वापस रेहान को कॉल लगाने लगी, पर 2 मिनट के बाद वापस कॉल लगाई। रेहान उसका कॉल रिसीव नहीं किया और बोला, तुम्हारे पास में कोई खड़ा रहेगा तो उसके मोबाइल से कॉल करो जल्दी। रेहान और कांदेवाली पहुंच गया और उसकी गाड़ी मार्केट में घूमने लगी। वह कार में बैठे उसकी नज़र बाहर ही था ताकि ममता फैब्रिकेशन 25 मिनट के बाद रेहान यूं ही 25 मिनट तक कांदेवाली मार्केट में घूमता रहा पर उसे नैना दिखाई नहीं दी। रेहान अपने आप को गुस्सा न करने से खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, पर अब वह धीरे धीरे उसका गुस्सा सच में बढ़ने लगा। वह चाहता था कि नैना किसी और के फ़ोन से उसे कॉल करे ताकि प्रॉपर उस जगह पर पहुंचे, उसे पिकअप करे, पर नैना तो कॉल अपने मोबाइल से ही करती थी जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा। और यह ममता फैब्रिकेशन दुकान भी बहुत अजीब मिल रहा था। फिक्स डिसाइड उसे ढूंढे। अब रेहान उसे वापस कॉल करने लगा पर अब उसका कॉल ही नहीं लग रहा। रेहान के अंदर इतना चिढ़ मच गया था कि वह एक बात नहीं बता सकता। अगर नैना इस वक्त उसके सामने होती तो न जाने वह क्या कर बैठता, पर शुक्र है भगवान का कि वह इस वक्त उसके सामने नहीं है। बजाज इंडस्ट्री, रात 9:40। युग ने अपने कैबिन में बने बड़े से विंडो से बाहर देखा तो बारिश अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते वह अब घर जाने का ही सोचा। टेबल से मोबाइल उठाया और एक हाथ में कोट कैबिन से बाहर निकला। युग लिफ्ट से होते हुए नीचे आया तो वहीं शेरा और ड्राइवर कार लेकर उसके सामने आके रुका। युग आगे आकर कार में बैठा और वहां से निकल पड़े। करीब आधे घंटे के बाद युग का कार मेंशन पहुंचा। युग पीछे वाले सीट पर बैठा था और उसके हाथ में इस वक्त मोबाइल ले वह कुछ देख रहा था। उसका ध्यान बिल्कुल भी मोबाइल पर नहीं था। अगर मयंक अपना कार एकदम गेट के सामने रोका, शायद युग उसे देख लेता क्योंकि सबकी नज़र उस कार पर ही था, पर उसे अपनी कार का इस वक्त थोड़ी दूरी पर पार्क किया था और वह अकेला ही खड़ा था, जिसके वजह से किसी का भी ध्यान नहीं गया और ड्राइवर कार सीधा टर्न लेकर मेंशन चला गया। भले किसी ने उसको देखा नहीं, पर मयंक पहचान गया कि यह युग की ही कार है। इसका मतलब युग आ गया। वह तुरंत कार के पीछे दौड़ा पर गेट के तुरंत बंद हो गया। वह तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और कहा, मुझे अब युग से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड को तो पहले से ही मयंक पर तरस आ रहा था। भला वह क्यों चाहेगा कि इंसान यहीं दम तोड़े। वह तुरंत मयंक से बोला, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं युग सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। गार्ड का इतना कहना कि मयंक के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देने लगी। वह सिक्योरिटी गार्ड तुरंत युग के कार के पीछे गया। ड्राइवर अभी अभी कार पार्क ही किया था और वह पहले बाहर निकला और कार के पीछे का दरवाज़ा खोला तो युग बाहर आया। तब तक वह सिक्योरिटी गार्ड जाकर कार के पास खड़ा हो गया। युग की नज़र उस पर गया और वह सिक्योरिटी गार्ड एकदम कार के पास ही खड़ा हुआ। जो देख शेरा उससे बोला, क्या काम है, यहाँ क्यों खड़े हो तुम? सिक्योरिटी गार्ड अपना सिर झुकाए बोला, मुझे युग सर से बात करना है, क्योंकि बाहर मयंक शर्मा
करीब शाम से ही खड़े हैं, उन्हें आपसे मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से मयंक का नाम सुनते ही युग तो अजीब तरह से उसे देखने लगा। वह सोच में पड़ गया, क्या बाहर सच में मयंक खड़ा है? युग बोला, क्या कहा तुमने? शाम से वह यहाँ खड़ा है? तो तुमने वहाँ क्यों उसे खड़ा करके रखा है? अंदर क्यों नहीं आने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने वैसे ही नज़रें झुकाए बोला, सर मयंक शर्मा जब शाम को आए तब हमने छोटी मैम को इन्फॉर्म किया। मैम उनसे बात की पर उन्होंने अंदर नहीं बुलाया और हमें मैडम ने ऑर्डर नहीं दिया, जिसके चलते हम उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। जब तक घर के लोग परमिशन नहीं देते हम कैसे उन्हें अंदर जाने दे सकते? हम उन्हें कब से कह रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, पर वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्हें छोटी मैडम या आपसे आज बिना बात किए नहीं जाने वाले। वह कब से तो आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे उन्होंने आपकी गाड़ी देखा तो तुरंत आपको बताने के लिए कहा। युग सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, जल्दी से उसे अंदर भेजो। युग सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि वह तो अपना ड्यूटी निभा रहा था जिसमें उसकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मेन गेट पर गया और मयंक को अंदर आने के लिए कहा। सिक्योरिटी गार्ड बड़ी इज्जत के साथ मयंक को अंदर मेंशन में लेकर आया। युग अभी तक मेंशन के अंदर तो नहीं गया था क्योंकि मयंक का नाम सुन वह बाहर ही रुक रहा और जैसे सिक्योरिटी गार्ड एकदम मयंक को युग के सामने लाकर खड़ा किया और युग की नज़र उस पर गया। सच में युग को आज मयंक के ऊपर तरस आ रहा था क्योंकि वह भीगने की वजह से उसकी हुलिया एकदम चेंज हो गया था। उसे देखकर पहचान में नहीं आ रहा था कि यह मयंक है। वह पूरी तरह भीगा हुआ था, उसके बाल उसके माथे पर चिपके हुए थे, उसका कपड़ा एकदम उसके शरीर से चिपका हुआ था, उसके होंठ एकदम सफ़ेद पड़ चुके थे। करीब 2-2.5 घंटे शाम से यूं ही पानी में खड़ा था। उसके चेहरे का एकदम रंगत ही उड़ गया क्योंकि युग ने जब मयंक को देखा था वह बहुत ही हैंडसम दिखाई दिया है, पर आज वह मयंक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अगर आज वह किसी के जैसा दिख रहा था तो वह था मुर्दा, जैसी कि कोई मुर्दे को खड़ा किया हो। युग को इस बात से बुरा लगा कि कोई इंसान उसके घर के सामने खड़ा है पर वह बारिश में भीग रहा है और उसके फैमिली वालों ने उसे अंदर तक आने नहीं दिया। इस बात से उसका दिल कहीं न कहीं दुख गया। उसके दिल में दर्द होने लगा। अगर युग के सामने उसका कोई दुश्मन भी रहता तो वह अलग तरीके से निपट लेता, पर युग अपने दरवाजे पर बारिश में भीगता हुआ वह किसी को नहीं देख सकता। और यह तो मयंक था, वह तो उसे जानता था कि वह यह जानबूझकर कोई गलती करता नहीं है और जो भी उसने गलती किया है जाने अनजाने में ही किया है, पर अब उसे अपनी गलती की रियलाइज़ भी हो गया। युग के पास शेरा भी खड़ा था और उसका सिक्योरिटी गार्ड भी और ड्राइवर भी। युग ने तुरंत मयंक को अपने साथ अंदर चलने के लिए कहा क्योंकि वह पूरी तरह भीगा हुआ था और ऐसे ही रहा तो उसकी तबीयत खराब हो सकता है। खराब मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। मयंक तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं युग, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आ सकता। मुझे यहीं तुमसे बात करना है क्योंकि तुम्हारी वाइफ तो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम भी मुझसे बात नहीं करना चाहते? क्योंकि मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे ऑफिस गया था तो मुझे पता चला कि तुम जर्मनी गए हो। मैं तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट से कहा था कि तुम आओगे तो मुझे इन्फॉर्म कर दे, पर उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, जिससे मुझे समझ गया कि शायद तुम भी मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। मैं आज भी तुम्हारे ऑफिस गया था तो मुझे वहाँ से पता चला कि तुम कहीं मीटिंग में थे,
जिसके चलते मैं तुम्हारे मेंशन आ गया। मुझे लगा कि तुम यहीं मिलोगे, पर मुझे आने में बहुत देरी हुआ। मयंक अपनी बात रख ही रहा था कि युग उसे रोकते हुए बोला, मयंक तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे इन्फॉर्म किया था, बट मैं ही उसे मना कर दिया कि इस वक्त किसी को इन्फॉर्म ना करे कि मैं जर्मनी से इंडिया आया हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर इन दिनों बिजी शेड्यूल चल रहा हूँ। इसलिए जब से आया हूँ तब से मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं इंडिया आया हूँ। खैर जो भी हो वह सब जाने दो, तुम यह बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह सुनते ही मयंक पहले तो लंबी सांस लिया। उसे इतनी ठंड लग रहा था कि उसे ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा था। उसके हाथ भी कांप रहे थे और वह बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि जब युग उससे उसका प्रॉब्लम पूछा, मयंक के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। वह इतनी दुखी था और युग इतना समझदार था कि वह तुरंत समझ गया कि मयंक इस वक्त कैसा फील कर रहा है। युग तुरंत मयंक के कंधे पर हाथ रख उसे हिम्मत देने लगा। यूं ही 2 मिनट यूं ही रुकने के बाद अपने साथ उसे मेंशन के अंदर ले गया। वह उसकी बेबसी और लाचारी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इस वक्त लिविंग एरिया में कोई नहीं था, क्योंकि अब वक्त भी 10 बज के जा रहा था। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। सिर्फ सर्वेंट ही नीचे थे और वह सब अपने काम में लगे थे। युग उसे अपने साथ गेस्ट रूम में ले गया और उसे कहा, पहले तुम कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाता हूँ। युग इतना बोल अपने कमरे की तरफ जाने को हुआ, क्योंकि वह मयंक के लिए कपड़े लेने जा रहा था। वह जा पाता कि उतने में मयंक उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। जैसे उसका हाथ पकड़ा कि युग रुक गया और पीछे पलट उसे देखने लगा। मयंक अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, युग मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है और ना ही मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ मुझसे परेशान हो गई है और मैं अब किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता। इतना बोल मयंक रुका तो वहीं युग आगे बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हम लोगों को परेशान कर रहे हो? तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मयंक हाथ जोड़ते हुए आगे बोला, प्लीज़ युग, मुझे अब पीहू का एड्रेस बता दो, प्लीज़ प्लीज़। युग, आज मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटना चाहता। अगर तुमने मुझे पीहू का एड्रेस नहीं बताया तो शायद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए खाली चला जाऊँगा। मयंक के जो लास्ट वाला शब्द था, जिसका अर्थ था कि वह अपने आप को ख़त्म कर देगा, जिसका मतलब युग को अच्छे से समझ रहा था, उसके पास कोई शब्द नहीं था कि वह उसे सांत्वना दे सके। वहीं मयंक के आंखों से आंसू निकलते हुए गाल पर लुढ़क गए। वह भीगने की वजह से आंसू पानियों में मिक्स हो गया, पर जो उसकी आंखों में उदासी थी वह नहीं छुप रही थी। युग उसकी आंखों को अच्छे से पढ़ लिया और तुरंत अपना हाथ उसके कंधे पर रख उसे हौसला देते हुए कहा, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे मयंक। मयंक को तो यही तो सुनना था कि आज वह यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। युग उसके आगे कुछ रिएक्ट कर पाता या कहता उसके पहले ही मयंक उसके गले लग गया। युग का हाथ अभी भी नीचे ही लटका था, पर उसका अचानक से युग के गले लगना युग को भी एक भाई वाला फीलिंग्स आया और वह उसे अपने गले लगा लिया। आधे घंटे के बाद युग अपने कमरे में आया और मयंक अपने घर चला गया। और जब युग के कमरे में आया तो मन्नत अभी तक सोई नहीं थी, बल्कि वह बेड पर इधर से उधर करवट बदल रही थी। कहीं न कहीं उसे भी मयंक के लिए बुरा लग रहा था और कई दफ़ा तो वह टेरेस पर जाकर देख रही थी कि मयंक गया या है, पर अभी कुछ देर से वह अपने कमरे में ही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन मन्नत उठकर बैठ गई तो देखी युग आ गया और युग ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर चलते हुए आया। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह मन्नत से नाराज़ है। मन्नत जल्दी से बेड से उठी और तेज़ी से युग के पास आई, क्योंकि
उसे मयंक के बारे में बताना जो था। मन्नत जल्दी से युग के सामने आई, उसके हाथ को पकड़ जल्दी से बताना चालू की। युग, तुम्हें पता है मयंक आया हुआ है, शाम से वह बाहर ही खड़ा है। क्या तुमने देखा उसे? वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तो जिद पे अड़ा हुआ है, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। उसे अपनी फैमिली या एड्रेस नहीं बताऊंगी। उसे जो करना है करे। मन्नत के मुंह से यह लफ्ज़ सुन युग अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए 1-2 कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में पहने हुए वॉच निकालते हुए बोला, सही कह रही हो तुम। अगर वह जिद पर अड़ा है तो तुम क्यों कम रहोगी? पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह अपने प्यार के लिए लड़ रहा है और तुम उसे अलग करने के लिए लड़ रही हो। युग की बातों से मन्नत समझ गई कि वह मयंक का साइड ले रहा है। वह तुरंत युग के पास आई और उसके दोनों हाथ पकड़ बोली, तुम्हारी नज़रों में मैं गलत हूँ, मैं उसे अलग कर रही हूँ। और जो उसने किया वह क्या था? युग बोला, हाँ उसने जो किया वह गलत किया, पर जो तुम कर रही हो उससे सरल शब्दों में पाप कहते हैं। और दूसरी बात, जो अपने प्यार को तकलीफ देता है ना, पूरा अपना हक जताता है, भले दुश्मनी का हो या प्यार का हो, पर वह इंसान पूरा हक उसी पर जताता है जो उसके अपने होते हैं। युग की बातें सुन मन्नत को गुस्सा आ गया और मन्नत उसके हाथ को झटकते हुए तेज लहजे में बोली, इसका मतलब तुम उससे मिलकर आ रहे हो और उसने तुम्हें पाठ पढ़ा दिया और तुम उसकी बातों में आ गए। युग बोला, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो कोई मेरी उंगली पकड़कर मुझे सिखाएगा और मैं सीख जाऊँगा। सही और गलत का फ़र्क है, मुझे समझता है, और जो मैंने किया सही किया। आज मैंने मयंक को पीहू का एड्रेस बता दिया है, क्योंकि मैं 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। युग का इतना कहना कि मन्नत झट से उसके कॉलर पकड़ दांत पीसते हुए बोली, युग तुम्हें इसकी तकलीफ़ दिखाई दे रहा और मेरी बहन का उसका कुछ नहीं? युग मन्नत का हाथ पकड़ अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, तुम्हारी बहन का इलाज मयंक से अच्छा कोई नहीं कर सकता, अगर तुम चाहती हो तो, वरना पीहू की आगे चल के जो हाल होगा ना, उसे कोई बचा नहीं सकता, ना तुम, ना मैं और ना कोई और। तो भलाई इसी में है कि उन लोगों को एक हो जाने दो। युग इतना बोल तुरंत वॉशरूम में चला गया। वहीं मन्नत एकदम चुप हो गई, पर उसे युग के ऊपर इतना गुस्सा आने लगा कि बिना उससे पूछे उसने मयंक को उसकी बहन का एड्रेस बता दिया। युग के वॉशरूम में जाते ही मन्नत सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या ही कहे। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा युग ने मयंक उसकी फैमिली का एड्रेस को बता दिया। मन्नत तुरंत अपना मोबाइल ले अपने पापा को कॉल लगाई। इतनी रात होने के नाते कॉल किसी ने उठाया नहीं, इसका मतलब सभी लोग सो गए होंगे। मन्नत ने दूसरी बार कॉल ट्राई की क्योंकि टाइम देखी तो अब रात के 10 बज के जा रहा था और सभी लोग इस वक्त सो गए होंगे, पर वह गुस्से में मोबाइल सोफे पर फेंक मुंह बनाते बैठ गई। 15 मिनट के बाद युग वॉशरूम से बाहर निकला और उसने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा जो सोफे पर बैठी थी। वह बिल्कुल भी युग की तरफ नहीं देख रही थी, मानो कुछ गहरी सोच में डूबी हो। युग रुका नहीं, सीधे क्लोसेट में गया और नाइट कपड़े पहनकर बाहर आया। युग मन्नत की तरफ बढ़ा, जिसकी आहट मन्नत को समझ गया कि युग उसी के तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से वह अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। युग एकदम जाकर उसके करीब बैठा। वह तो पहले ही समझ गया कि मन्नत उससे नाराज़ है, जिसके चलते उसने अपना हाथ उसके कमर में डाल एक झटके में अपने गोद में बिठा लिया। युग बड़े प्यार से बोला, मुझे तुमसे नाराज़ होना चाहिए तो मुझे से नाराज़ होके बैठी हो।
मन्नत युग के हाथ को अपने कमर से हटाते हुए स्ट्रगल करने लगी, पर युग उसे टाइटली पकड़ के रखा था, जिसमें उसका हाथ हटाने में मन्नत का नाकामयाब रही। मन्नत इस वक्त नज़र उठा के युग को देख रही थी। युग जानता था कि मन्नत इस वक्त गलत जा रही है। उसने मयंक के साथ किया वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर मन्नत प्रेग्नेंट होने के नाते युग उसे कुछ नहीं कह रहा था। युग हल्के हाथ से उसके जबड़े को पकड़ ऊपर किया और बोला, तुम्हें लगता है तुमने जो किया वह सही किया? मेरी मन्नत तो ऐसी नहीं है, फिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अब तुम खुद माँ बनने वाली और तुम्हें तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। युग का इतना कहना कि मन्नत अपने दोनों हाथ चेहरे पर ढक रोने लगी, क्योंकि उसे भी रियलाइज़ हो रहा था कि वह सही नहीं कर रही है। क्योंकि जब जब वह टेरेस पे जाकर मयंक को देख रही थी, उसे भी तकलीफ़ हो रहा था, पर कहीं न कहीं मन्नत के अंदर मयंक को लेकर नफ़रत भर गया था, जो कि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा अपनी बहन का बदला लेने के लिए। मन्नत अब रोने लगी और तुरंत उसे युग ने अपने गले लगा लिया, क्योंकि वह भी तो जानता था कि मन्नत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और जो भी उसने किया वह ठीक नहीं किया। पर युग तो समझदार था, उसे दोनों तरफ से अपनी समझदारी दिखाना था और बिल्कुल भी उसने वैसे ही किया। मन्नत फपक फपक कर रोने लगी। युग उसके पीठ को सहला रहा था। करीब मन्नत 10 मिनट तक ऐसे ही सिसकियाँ लेकर रोती रही, उसके बाद वह चुप हो गई। युग उसका चेहरा थोड़ा दूर किया और अपना अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, अगर कल को कोई तुम्हें मुझसे अलग करे तो क्या तुम रह पाओगी? हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और वे दोनों एक नहीं हुए तो जिंदगी खराब हो जाएगा। क्या तुम अपनी बहन को खो देना चाहती हो? ये सुन मन्नत अपना सिर ना में हिलाने लगी। वह इस वक्त बच्चों की तरह अपना सिर ना में हिला रही थी और रोने की वजह से उसकी आंखें अभी गीली थी, जो देख युग मुस्कुरा दिया और बोला, फिर उन दोनों को एक हो जाने दो, उसके बाद सब हैप्पी रहेंगे, तुम्हारी बहन, तुम्हारे मम्मी पापा और हम दोनों भी, और ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे से टूटकर प्यार करते हैं जैसे हम दोनों। इतना बोल युग मन्नत को अपने गले लगा लिया और मन्नत भी उसके सीने में चिपक गई। वहीं युग से थोड़ी देर और प्यार से बातें करता रहा, क्योंकि अब मन्नत को लगभग 1 मंथ हो गया था प्रेग्नेंट होकर, और अब मन्नत भी युग की बातें मान गई। मयंक और पीहू को एक हो जाना चाहिए। वे दोनों यूं ही कुछ देर बैठे रहे। उसके बाद युग मन्नत को गोद में उठाकर बेड पर ले गया और खुद भी साइड में लेट गया। उसे उसका सिर अपने चेस्ट पर रखा और उसके पीठ को सहलाने लगा। दूसरी तरफ कांदेवली मार्केट। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार रेहान को ममता फैब्रिक शॉप मिल ही गया, पर वह जैसे ममता फैब्रिक के पास पहुंचा तो वहां पर सिर्फ पायल ही खड़ी थी और नैना की स्कूटी भी दिखाई नहीं दिया, पर नैना नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह थोड़ी सी दूरी पर जाकर रेहान को देख रही थी। एक साइड पायल देख रही थी तो दूसरी साइड से नैना। और जब रेहान ने पायल को देखा तो तुरंत ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। वह जल्दी से कार में से बाहर निकला और ममता फैब्रिक दुकान के पास गया। जैसे पायल की नज़र रेहान पर गया कि वह खुशी के मारे उछल पड़ी। रेहान तुरंत नैना के बारे में पायल से पूछने लगा, तुम्हारी बहन कहाँ है? यह सुनते ही पायल बोली, आप आ रहे हो इसलिए दीदी राइट साइड में देखते देखते आगे गई। उन्हें लगा आप शायद इसी साइड से जाओगे। इस तरह रेहान को इतना गुस्सा आ रहा था, पर उसका एक प्लस पॉइंट था कि वह कभी दूसरों के सामने किसी अपने की बेइज्जती नहीं करता। वह अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करके खड़ा रहा और तुरंत लंबी कदम बढ़ाते हुए आगे जाने लगा। नैना ज़्यादा दूर नहीं गई थी। वह 2-4 कदम ही आगे गया कि नैना उसे दिख गई, क्योंकि वह भी रिटर्न उसी की तरफ आ रही थी। नैना इस वक्त अपनी नज़र
चारों तरफ घुमाई जा रही थी क्योंकि वह भी रेहान के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे वह 2 कदम और आगे बढ़ी कि उसे रेहान दिख गया। रेहान को देख नैना के चेहरे पर खुशी आ गया, पर जैसे वह एकदम उसके पास पहुंची, न जाने क्यों वह एक अलग ही डर का वाइब्स आने लगा। नैना के पैर में चोट लगने की वजह से वह थोड़ा लंगड़ के चल रही थी, जो कि रेहान ने देख लिया। रेहान को कहना तो बहुत कुछ था, पर बस पायल के सामने उसे कुछ नहीं कह सकता। वह तुरंत आगे बढ़कर नैना का हाथ पकड़ वह नैना को अपने गोद में उठाने ही वाला था कि नैना उसे रोकते हुए बोली, रेहान सर प्लीज़, मैं चल सकती हूँ। नैना का इस तरह से तुरंत मना करना रेहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह अंदर ही अंदर दांत कड़कड़ा रहा था, जो कि कोई नहीं देख सकता, पर वह खुद को बहुत कंट्रोल करके रखा था और बिना कुछ कहे हुए तुरंत आगे बढ़ कदम बढ़ाया। उसके पीछे नैना भी आई। वे दोनों कार के पास आ गए और नैना एक नज़र अपनी स्कूटी की तरफ देख बोली, ये मेरी स्कूटी का क्या होगा? नैना का इतना कहना कि ड्राइवर बोला, मैडम आप टेंशन मत लीजिए, गाड़ी घर तक पहुंच जाएगा। रेहान तो कुछ बोल नहीं रहा था। वह तुरंत ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया और वे दोनों बहनें पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अब जाकर दोनों को राहत मिला। नैना तो चुपचाप बैठी थी क्योंकि रेहान बहुत खामोश था और वह उसकी हाव भाव को अब वह बहुत अच्छे से जानती थी। पर पायल को थोड़ी ना पता था कि रेहान किस टाइप का है। वह तो खुश होते हुए बोलना चालू कर दी, यहाँ तक कि वह हर एक बात को मजाक में ले कर हंसते हंसते बिताए जा रही थी कि वह दोनों कब घर से निकली और सबकी कॉल आ रहे थे। 1-2 बार तो उन्होंने झूठ भी कहा और यहाँ उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उसका गुस्सा और भी बढ़ते जा रहा था। थोड़ी ही देर में वे लोग फ्लैट पहुंच गए क्योंकि पायल को पहले घर छोड़ना था और गेट पर पहुंचते ही रेहान ने उत्तम जी को कॉल किया क्योंकि उत्तम जी वहीं पास में ही खड़े थे, जो कि रेहान के कॉल आते ही मेन गेट के पास आकर खड़े हो गए। उत्तम जी रेहान को भी अंदर आने के लिए कह रहे थे, पर रेहान मना कर दिया तो वह पायल को लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया। मेहता बंगलो रात 11:20 पर रेहान का कार बंगले के अंदर एंटर हुआ। कार का आवाज़ सुनते ही नारायण जी को समझ गया कि उनका बेटा आ गया है, क्योंकि आज वह अपने कमरे में सोने के लिए नहीं गए। वह भी परेशान होकर लिविंग एरिया में ही बैठे थे। ड्राइवर ने कार पार्किंग एरिया में लगाया। रेहान बाहर निकला, वहीं नैना भी बाहर निकली। रेहान आगे आगे बंगले के अंदर आया, उसके पीछे नैना भी आई। नैना पूरी तरह भीगी हुई थी, उसकी साड़ी उसके शरीर से एकदम चिपक गया था। नारायण जी ने जैसे ही अपनी बहू की यह हालत देखा तो वह तुरंत परेशान होते हुए बोले, नैना बहू तुम ठीक तो हो? कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें फ़ोन किए जा रहा हूँ। बहू तुम कॉल नहीं उठा रही थी। नारायण जी बोल ही रहे थे कि नैना उनके पास आकर हल्की स्माइल करते हुए बोली, पापा जी आप परेशान मत होइए, बाहर बहुत बारिश था और मोबाइल गाड़ी के डिग्गी में रख दिया था, जिसकी वजह से आपका कॉल नहीं उठा पाई और बाद में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। नारायण जी बोले, बेटा ऐसा मत किया करो, पता है तुम्हें मैं कितना परेशान हो गया था। नारायण जी इतना बोल चुप हो गए और सर्वेंट कदम को आवाज़ देते हुए बोले, जल्दी से बहू के लिए खाना गर्म करो और दूध भी गर्म कर देना। बहू जाओ तुम जल्दी कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। नैना कुछ बोलने को हुई कि रेहान उसका हाथ पकड़ तेजी से अपने साथ ले जाने लगा। वो इतना जल्दी से नैना को खींचते हुए ले जा रहा था कि नारायण जी आवाज़ देते रह गए, रेहान बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, ये कैसी बदतमीज़ी है। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।